उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास आईएएस नीतीश्वर कुमार, आईएएस मनोज कुमार, आईएएस राहुल सचदेवा या फिर आईएएस अनमोल त्यागी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंट में ही इनको किया गया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है आईएएस नीतीश्वर कुमार। अब यहाँ पे कुछ नीतीश्वर कुमार के बारे में कुछ जान लेते हैं इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई के में सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी कुमार राज्यपाल सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। चलिए यहाँ पे काम की चीजें और क्या मिल गई कि इसके पहले भी जो हमारे जो नीतीश्वर कुमार जी हैं उपराज्यपाल सिन्हा जी को सेवाएं दे चुके हैं। किस रूप में? ओएसडी के रूप में, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। और उस टाइम पे मनोज सिन्हा जी क्या थे? रेलवे में राज्य मंत्री थे। चलिए इसके पूर्व मनोज सिन्हा जब गाजीपुर के सांसद थे तब नीतीश्वर कुमार उस दौरान जिले के सीडीओ भी थे। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल गई है कि जहां जहां मनोज सिन्हा जी जा रहे हैं वहां वहां आईएएस नीतीश्वर कुमार जी उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। लगातार 3 बार उनकी पोस्टिंग सेम रिश्ते में, मतलब सेम रिलेशन में हुई। पहले यहाँ पे जब रेल मंत्री थे वो राज्य मंत्री थे, तब वहां पे वो ओएसडी थे। उसके पहले जब वो वहां पे सांसद थे, जब इसके पहले मनोज सिन्हा जी सांसद थे तब वहां पर वो जिले के सीडीओ थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त की गए हैं तो उनको उनका सचिव बना दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास 2 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 6 सितंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस चलिए इसका आंसर है 7 सितंबर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो हमारे पास यहाँ काम की चीज क्या मिल गई? एक ये भी कि भाई केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किए। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 1919 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। तो यहाँ पर ये चीज हमको भी समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे सबसे पहले 19 दिसंबर को ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भाई 2020 से हम पहली बार 2020 से 7 सितंबर को हमेशा नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाएगा। और ये मौका हमको इस बार मिला, 7 सितंबर को मिला। ये पहले से ही डिसाइड कर दिया गया था, परंतु इस बार वाकई में आकाश जो था, हमारी जो वायु जो थी, स्वच्छ वायु जो थी वो स्वच्छ हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि भाई लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज बंद थी और प्रदूषण नहीं हो रहा था किसी प्रकार का व्हीकल्स के थ्रू। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो क्लीन रहा और इस वजह से शुद्ध वायु हो रही थी, स्वच्छ वायु थी। तो ये किस्मत वाली बात भी बोल सकते हैं कि पहले से ही ये डिसाइड कर दिया था कि भाई 7 सितंबर को हमको स्वच्छ वायु दिवस मनाना है। और इस बार कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से भी वायु शुद्ध हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आशा करता हूं आपको ये सारे इसका आंसर आपको पता होगा, फिर भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं। 5 सितंबर, 15 अक्टूबर, 12 सितंबर या फिर 10 सितंबर। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 5 सितंबर। हमेशा की तरह
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर 5 सितंबर को होती है। उन्हीं की याद में प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षक दिवस का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सभी शिक्षकों के योगदान को महत्व देना है। इस दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती और छात्रों को स्कूल जाना होता है। यहाँ पे मेन चीज क्या हो गई कि भाई जब सबसे पहले शिक्षक दिवस मनाने की बात हुई थी तो ये कैसे मनाया गया था, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जब पहली बार राधा कृष्णन जी का जन्म मनाने के लिए उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला, पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे उसके बाद उनके स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो राधा कृष्णन जी ने बोला कि भाई मेरा जन्मदिन मनाने से कोई मतलब नहीं है, आप मेरे जन्मदिन की याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करिए, उससे मुझे अच्छा लगेगा, मेरा गौरव भी बढ़ेगा। तो तब से लगातार 1967 के बाद से लगातार 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन की याद में। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमको बनाया है, जिन्होंने हमको शेप किया है कि भाई आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब कुछ हो, कहीं ना कहीं आप टीचर के ही योगदान से बने हो ना। तो उन्हीं टीचरों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके महत्व को समझाने के लिए टीचर्स डे मनाया जाता है। इस दिन स्कूल में छुट्टियां नहीं होती हैं, छात्रों को स्कूल जाना होता है और सभी छात्र अपने टीचर्स को वेलकम करते हैं और उनके महत्व के बारे में सभी को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? चलिए क्वेश्चन क्या है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, बांग्लादेश या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खाटीवाड़ा ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नाम पर दिया था। चलिए यहाँ पे हमको एक और चीज मिल गई कि नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली जी हैं। इनके बारे में बहुत ही अभी रिसेंट में बहुत फेमस चीजें थी, इन्होंने बहुत से ऐसी बातें बोली थी। अपने नक्शे में भारत की कुछ जगह का नाम भी उन्होंने बता दिया था कि भाई ये भारत की ये जो प्रमुख जगहें हैं वो हमारे नेपाल की सीमा में आती हैं, ये भी था। इसके साथ ही में इन्होंने एक अजीब सी ऐतिहासिक बात के ऊपर उन्होंने बोला था कि भाई भगवान राम का जन्म हमारे नेपाल में ही हुआ था और पुरानी अयोध्या जो है वो नेपाल में है, ऐसा इन्होंने बोला था। चलिए 4 सितंबर देर शाम स्वीकार कर लिया गया युवराज खाटीवाड़ा, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, रूस, भारत या फिर जापान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन करने वाला है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू। तो हमारे लिए एक और काम की चीज क्या मिल गई, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है हमारे भाई? किरण रिजिजू हैं। ने कहा कि ब्रिक्स देश यहाँ पे अब कौन कौन से ये भी हम जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसी के थ्रू बहुत सी चीजों को कवर कर रहे हैं। हम क्विज के थ्रू बहुत सी सारी जो हमारा जो करंट अफेयर्स तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में कुछ जनरल नॉलेज की चीजें भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? ब्राजील, रूस। ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं जो जुड़ी हुई वो कौन कौन सी हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बी से ब्रिक्स हो ब्रिक्स में बी से ब्राजील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे कि खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के इस दौर में खेल के और आगे बढ़ाने के रास्तों को आंकलन किया। खेल मंत्री ने कहा
खेलो इंडिया गेम 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हमको एक और चीज क्या मिल गई, यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स जो होने वाला है 2021 में, इसी के साथ में एक ही समय पर एक ही स्थल पर ब्रिक्स गेम का भी आयोजन कर दिया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे, उनके पास ब्रिक्स गेम को करीब से देखने और उनके लाभ उठाने का शानदार अवसर मिल सके। तो यहाँ पे दो तीन चीजें काम की चीज हमको यहाँ पे मिल गई कि भाई यहाँ पे जो खेलो इंडिया है ये 2021 में होने वाला है। चलिए ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और की कि खेलो इंडिया कार्यक्रम मतलब जो गेम्स हैं वो और हमारा जो ब्रिक्स खेल जो होने वाले हैं 2021 में एक ही समय पर, मतलब समय से मतलब है कि एक ही टाइम ड्यूरेशन में कुछ दिनों के आसपास के अंतर में एक ही स्थल पर आयोजित होने वाले हैं। इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा ये होगा भाई कि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं वो एक ही बार में खेलो इंडिया गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ब्रिक्स गेम में कैसे कौन से खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन खेलों को करीब से देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राष्ट्र का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? ऑप्शन है आपके पास विरुधुनगर, कुरूर, कांचीपुरम या फिर कृष्णगिरी। पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है कौन से जिले को तमिलनाडु ने? चलिए इसका आंसर रहने वाला है विरुधुनगर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहां बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्यम विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम है। चलिए यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई भाई? विरुधुनगर में आतिशबाजी एवं उससे संबंधित क्षेत्र के बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उद्यम्स हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नकदी रहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए यहाँ पे हमको दो तीन चीजें काम की में क्या मिल गई कि नंबर एक चीज तो जो क्वेश्चन मैंने बनाया था उसके हिसाब से कि पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला कौन सा है हमारा? विरुधुनगर हो गया। दूसरी चीज क्या काम की आ गई कि विरुधुनगर जो है तमिलनाडु का, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में आतिशबाजी और उनसे संबंधित उद्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जीवन बीमा निगम कंपनी, निजी जीवन बीमा निगम कंपनी है ये, बजाज अलायंस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपका आयुष्मान खुराना, सलमान खान, अजय देवगन या फिर सनी देओल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। किस अभिनेता को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने? चलिए इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा निगम कंपनी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आयुष्मान जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार भी करेंगे। चलिए यहाँ पे दो चीजें इनको दे दी गई हैं कि भाई आप एम्बेसडर हो तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट के बारे में तो बताओगे, इसी के साथ में डिजिटल सेवाओं का प्रचार भी आपको करना है। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ एक फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। भारतीय टेलीविजन में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना यह एक मुकाम स्थापित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तुर्की ने पूर्व भूमध्य सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, रूस, नेपाल या फिर पाकिस्तान। किस देश के साथ ये नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करने वाले हैं? चलिए इसका आंसर है रूस। गौरतलब है कि वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तटीय पड़ोसियों ग्रीस तथा साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तुर्की की तरफ से जारी नौवाहन नोटिस के अनुसार इसी रूसी सैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन
8 से 22 सितंबर 2022 को एवं 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। तुर्की की यह घोषणा अमेरिका के इस बयान के बाद आई जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्षीय पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाने की अपनी मंजूरी दे दी। ऑप्शन है आपके पास मुरली रामकृष्णन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी या फिर मोहन कुमार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, किसको यहाँ पे सीईओ और एमडी बनाने की यहाँ पे मंजूरी दी है। इसका आंसर रहने वाला है मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली कृष्णन को बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने की अपनी मंजूरी दे दी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पर गवर्नर की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गवर्नर की बात नहीं हो रही है, बैंकों का प्रबंध निदेशक की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन यहीं पे बन रहा है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक के मेन अधिकारी की बात कर दी, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एमडी की बात हो रही है, बैंक के प्रबंध निदेशक की। बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावित होगी। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई के बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक रणनीति परियोजना समूह के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। कब हुए थे ये? 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक से सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन जी को नियुक्त किया। 3 साल के लिए किया। यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई कि मुरली रामकृष्णन जी अभी इसी साल 30 मई को आईसीआईसीआई के बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक से रिटायर्ड हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, साउथ इंडिया बैंक के सलाहकार बने 1 जुलाई से। इसके बाद क्या, इसके बाद इनको 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीए के रूप में चुना गया है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चलिए ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है हमेशा की तरह। इसी सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश का चौथा स्थान रहा है। इस सूची में झारखंड का 5वां, छत्तीसगढ़ का 6वां, हिमाचल प्रदेश का 7वां और राजस्थान को 8वां, साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल को 9वां और गुजरात को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की सारे मैंने रैंकिंग आपको बता दी कि पहले नंबर पे कौन है हमारा, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और 10वें नंबर पे कौन है हमारा, गुजरात है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम रखा था? ऑप्शन है आपके पास FI, VI, DI या फिर NI। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर अपना जॉइंट वेंचर बनाया, तो उसका नया नाम उन्होंने क्या रखा? आपको इसका नाम बताना है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है VI। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। वोडाफोन इंडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च किया, वोडाफोन का V और आइडिया का I। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया 2 ब्रांड का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय AGR इसको बोला जाता है के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि भाई आपका जो भी AGR बकाया है उसको आपको 10 साल तक के लिए आपको मैंने छूट दे दी है, तब तक आप चुका सकते हैं, परंतु 2021 से आपको हर महीने उसकी एक जो किस्त है वो आपको चुकानी पड़ेगी।
आप उसकी किस्त चुकाते जाइए और 10 साल तक का आपको समय दे दिए कि आप इकट्ठा मत चुकाइए, आप ईएमआई जैसे बना दिए कि आप उसको किस्तों में चुका सकते हैं नेक्स्ट ईयर से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 8 सितंबर, 12 अगस्त, 5 मार्च या फिर 10 जनवरी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है 8 सितंबर। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने के बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 में मनाया गया था। तो हमारे लिए काम की चीज क्या मिल गई भाई कि पहला साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया गया था? 1966 में मनाया गया था 8 सितंबर को। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के पुरस्कार भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSDDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस यान जिसको हम बोल सकते हैं, डायरेक्टेड यान जिसको हम बोल सकते हैं, HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर जापान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण कर लिया। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की उम्मीदें हैं। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक प्रणोदन टेक्नोलॉजी, प्रणोदन प्रौद्योगिकी मतलब जिसको हम रिपल्शन करते हैं, मतलब जिसको हम आगे बढ़ाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, फायर करते हैं, की प्रणाली पर या टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है? ये कहलाती है टेक्नोलॉजी हमारी प्रणोदन टेक्नोलॉजी। इसको हम बोल सकते हैं प्रपल्शन टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। कहने का मतलब ये है जैसे रॉकेट जिस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है ना, उसी टेक्नोलॉजी पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, प्रणोदन टेक्नोलॉजी पर इसको विकसित किया गया, जिसका नाम क्या था हमारा? HSTDV। अभी तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास ही थी। अब हम चौथे नंबर के हो गए हैं जिसने ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और ये मिसाइल बनाने की तैयारी हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? ऑप्शन है आपका डॉक्टर गोविंद स्वरूप, डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर अनिल त्यागी या फिर डॉक्टर अनुपम स्वरूप। किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? रेडियो खगोल विज्ञान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन एवं शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। ये फेमस क्यों थे भाई? इन्होंने क्या किया था कि जो रेडियो खगोल विज्ञान है, इसको फ्रंट लाइन में रहते हुए अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए सरल एवं नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुविधाओं का निर्माण करने में इनकी उपलब्धि थी। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की स्थापना डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में ही की गई थी। उन्हें पद्मश्री के साथ साथ डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फिदोरिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है डॉक्टर गोविंद स्वरूप जी। आगे बढ़ेंगे। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का
विजेता निम्न में से कौन है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, पियरे गैलेसी या फिर मैक्स वेस्टापेन। चलिए इसका आंसर है गैसली। पियरे गैसली स्केडाइड अल्फा टोरी फ्रांस से इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोलुइन मोजा में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर मैकलारेन स्पेन के दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉस स्ट्रोक रेसिंग पॉइंट कनाडा में तीसरे स्थान पर रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? फिच रेटिंग्स जो होती है इसका मेन काम ही होता है कि जो दुनिया की जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था क्या चल रही है उसके ऊपर ये रेटिंग निकालता है। तो इसके हिसाब से इन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की भारी गिरावट नुकसान पर रहने वाली है ये बताया था। ऑप्शन है आपके पास 12.5%, 10.5%, 15.5% या फिर 20.5%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 10.5%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट में सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बहुत बड़ी वजह भी माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है आपके पास 4 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य या फिर 3 सदस्य। क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की सरकारी विज्ञापनों की, भाई आपको कैसे विज्ञापन देना है, सरकारी डिपार्टमेंट से कैसे विज्ञापन जाना है, इसके ऊपर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 3 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की समिति गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देखरेख के लिए 3 सदस्यों की समिति गठन किया था। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप जो भी ऐड दिखा रहे हैं सरकारी विभाग जो है उसके लिए एक कमेटी गठित होगी। आप अपने दिशा निर्देश तय करिए, आप गाइडेंस रखिए कि क्या हमको दिखाना है और कितने सारी चीजें रहेंगी पूरी। ये सारी चीजें किसने मतलब ऑर्डर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई आप एक समिति बनाइए, इसके बारे में इसको गाइडेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के निर्णय हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? ऑप्शन है आपके पास 12 सप्ताह, 15 सप्ताह, 22 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 12 सप्ताह। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। असम राइफल्स का गठन वर्ष 1885 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में
पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई आप क्लियर करिए, मतलब दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार को कि आप क्लियर करिए कि इनका जो नियंत्रण रहेगा वो किसके पास रहेगा। आपको ये क्लियर करना है। अभी तक क्या था यहाँ पे, इसका जो नियंत्रण था वो किसके साथ में था, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहा था। तो यहाँ पे बोले आप क्लियर करिए कि भाई इसका नियंत्रण किसके साथ में रहेगा, या तो गृह मंत्रालय देख ले या तो फिर रक्षा मंत्रालय देख ले। दोनों देखने में विरोधाभास की स्थितियां होती हैं और कभी कभी काम या जो भी प्रपोजल होते हैं वो वहां पे रुक जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि आप डिसाइड कर लीजिए कौन देखेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया। ऑप्शन है आपका पंजाब, तमिलनाडु, असम या फिर बिहार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। कौन सी राज्य सरकार ने पुरानी योजना स्वयं फिर से लॉन्च की है। चलिए इसका आंसर है असम। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। इससे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई यहाँ पे हमको स्वयं का फुल फॉर्म मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ स्वयं का फुल फॉर्म, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना स्वयं। यह असम युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो यहाँ पे इनका मेन मोटो क्या हो गया कि असम के युवाओं के लिए निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में आय सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत स्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या फिर तमिलनाडु। अभी लॉकडाउन की वजह से वैसे ही सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है, आम आदमी का तो हो ही रहा है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और जैसे कि यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की। तो किस राज्य में ये शुरू की गई, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है उड़ीसा। कोरोना संकट के दौरान ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ए.के. त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात ये निर्देश जारी किए। तो यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई कि भाई मुख्य सचिव कौन है, ए.के. त्रिपाठी, कहाँ के, पर्यटन विभाग के। चलिए ठीक है। और इनका मेन काम क्या था कि जो पर्यटन जो क्षेत्र हमारा जो नुकसान में जा रहा है उसको हमको बढ़ाना है। पर्यटन सचिव वी.के. देव ने कहा कि महानदी, चिल्का झील और डंगमाला आरक्षित वन के जल मार्ग में क्रूज सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान राम के नाम पर करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन है आपके पास अयोध्या एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, झांसी एयरपोर्ट या फिर बरेली एयरपोर्ट। प्रदेश सरकार ने कौन से एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर करने की घोषणा की है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची है। फर्स्ट रैंकिंग कौन से पहुंची है, कौन सी टीम। ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंपनी है आईसीसी की 2020 रैंकिंग में, T20 रैंकिंग में। चलिए इसका आंसर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी द्वारा जारी T20
टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। 275 अंकों के साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया। इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं और वही दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 266 अंकों के साथ भारतीय टीम भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन है? आपको बताना है जो अभी रिसेंट में नई शिक्षा नीति चालू हुई है तो उसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाई केंद्र सरकार ने तो कर ही दिया यहाँ पे कि भाई आप एक नई शिक्षा नीति बनाई गई है और सीबीएसई बोर्ड जो है वो तो अपना कर ही रहा है क्योंकि वो सेंट्रल बोर्ड से डिपेंडेंट है। बट जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनमें से पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने ये नीति को लागू करने का बनाया है, नियम बना रहा है कि भाई मैं इनको इस नीति को मानूंगा? चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए। और अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो इसके आंसर्स आप कमेंट में दीजिए, जिससे मुझे पता भी चलता रहे कि आपको ये सारी चीजें बन रही हैं और मेरा मेहनत जो था वो सफल हो रहा है। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभाग के सचिव, विद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई भाई कि 2000 की जो नई शिक्षा नीति आई थी, 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसको हरियाणा सरकार ने सफलतापूर्वक यहाँ पर तत्काल रूप से लागू करने का फैसला कर लिया। चलिए ठीक है। इसके बाद इन्होंने 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? वहां के शिक्षा मंत्री होंगे। बल्कि साथ ही साथ में समग्र शिक्षा के अभियान के जो राज्य परियोजना निदेशक होंगे वो उसके सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। टास्क फोर्स में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के विभिन्न विभागों के सचिव, विद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेज के शिक्षक भी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। मतलब यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि भाई शिक्षा से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं वहां से हमने कुछ लोगों को यहाँ पे चुना और उनको हमने कमेटी में रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया? पहला नहीं पूछ रहा, दूसरा पूछ रहे। अभी रिसेंट में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? आपको इसका बताना है आंसर। ऑप्शन है आपके पास सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर लोथार माथेउस। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी। चलिए इसका आंसर रहने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे फुटबॉलर है। यहाँ पे क्रिकेटर छप गया है बाय मिस्टेक। उन्होंने पहले ईरान में अली दई ऐसा कर चुके हैं। इसके पहले ईरान के अली दई ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल दागा जिससे जो कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाला रिकॉर्ड अभी फिलहाल अली के नाम पर ही दर्ज है। तो यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई कि 100 गोल इन्होंने जो आंकड़ा छुआ है ये कब छुआ था? अभी रिसेंट में छुआ। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? ईरान के अली देई है। ये 100 गोल कर चुके हैं। चलिए ठीक है। और इन्होंने ये जो 100वां गोल किया है किसके खिलाफ किया है? ग्रीस के खिलाफ किया है। सबसे ज्यादा जो गोल करे हैं वो कौन है? अली देई हैं। इन्होंने कितने करे हैं अभी तक? 109 गोल कर चुके हैं, इंटरनेशनल गोल कर चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में फिलहाल 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं अब तक। तो ये तो था हमारा क्या अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा 100 गोल करने वाला खिलाड़ी कौन हो गया हमारा?
ईरान के अली देई, और साथ ही साथ में दूसरे नंबर का कौन है अभी रिसेंट में जिसने किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपको मैं फोटो भी बता रहा हूं, आपको इस अभिनेता का नाम बताना है जिसका अभी रिसेंट में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ऑप्शन है आपके पास जयप्रकाश रेड्डी, महेश बाबू, शिवाजी राजा या फिर रवि तेजा। बहुत अच्छे एक्टर थे ये। चलिए इसका आंसर है जयप्रकाश रेड्डी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हालांकि कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी भी बुलाया जाता था। उन्होंने कॉमिक और चरित्र भूमिकाओं के अलावा कुछ फिल्मों में विलन के किरदार को भी निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया? किस देश ने आम जनता के लिए डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये टीका जो है आम आदमी के लिए टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है? कौन सा ऐसा देश है बताइए आप। ऑप्शन आपके पास है जापान, चीन, रूस या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है रूस। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू की कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को रूस की गामिलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने विकसित किया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई कि स्पुतनिक वी जो वैक्सीन रशिया बना रहा है, इसको किसने बनाया? इसने बनाया कि गामिलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इसने बनाया, और साथ ही साथ में इसको फंड किसने किया? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ये था ये रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने विकसित किया है। तो यहाँ पे हमको ये चीजें मिल गई। यहाँ पे दूसरी चीज क्या हो गई कि ये टेस्टिंग के लिए सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए यहाँ पे इसको आगे कर दिया कि भाई ये सभी लोगों के लिए हमने मंजूरी दे दी है, अब टेस्टिंग के लिए आम जनता यूज कर सकती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने ब्रिटिश स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन रोक लगा दी है? ऑप्शन है आपके पास 50 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर या फिर 120 मीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको बताना है कि जो हमारा खाद्य नियामक कंट्रोल बोर्ड है, फूड कंट्रोल बोर्ड है, इसने क्या किया कि स्कूल परिसर में कितनी मीटर की दूरी रहेगी, दायरा रहेगा कि इसके अंदर तक आप जंक फूड नहीं बेच सकते हो और विज्ञापन भी नहीं कर सकते हो साथ ही साथ में। चलिए आंसर इसका क्या रहने वाला है? इसका आंसर है 50 मीटर। FSSAI जो कि कहलाता क्या है हमारा खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण कहलाता है ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और साथ ही साथ में उसके विज्ञापनों पर भी रोक लगाती है। खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और सुरक्षित खाना, इसके लिए एक नियम बनाया 2020 में, इसको अधिसूचित कर दिया गया था। इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरण को बच्चों के लिए सुरक्षित संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश भी साथ ही साथ दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा,
चीनी एवं नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूल परिसर के 50 मीटर की दायरे स्कूल की कैंटीन छात्रावास कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी हमारा फैट ज्यादा फैट वाला जो भी आइटम होगा, जो भी फूड होगा और ज्यादा चीनी और नमक वाला जो भी होगा, इसकी एक मात्रा ने लिमिटेड कर दी कि इतना ही रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वाला कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है वो अगर होगा तो उसको हमको स्कूल के 50 मीटर के दायरे में नहीं रखना है, स्कूल की कैंटीन में नहीं बिकेगा, छात्रावासों की कैंटीन में भी नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये नियम बनाए। छात्रों के स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है कि आप यही बेच सकते हो, यही आपको छात्रावास में देना है या स्कूल की कैंटीन में आपको यहाँ पे बच्चों को देना है, बेचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? ऑप्शन आपके पास है नेपाल एवं चीन, इजराइल एवं अमेरिका, चीन एवं रूस या फिर रूस एवं पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं? 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये हमारी कम्युनिकेशन की लेटेस्ट जनरेशन है जिसको हम बोलते हैं 5th जनरेशन बोलते हैं। अभी हमारा इंडिया में 4th जनरेशन की टेक्निक चल रही है कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पे 5G जो है हमारा 5th जनरेशन टेक्निक है उसके लिए काम चल रहा है। तो इसके लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत निम्न में से किस देश के साथ, किन देशों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है इजराइल एवं अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। चलिए तो यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई? इजराइल और अमेरिका ने विकास के क्षेत्रों के साथ अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये माना। और फिर उसके बाद अपने आपसी सहयोग से, मतलब भारत और अमेरिका और इजराइल के साथ हमने मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी। विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वस्तरीय संचार संभव होगा। इंटरनेट का स्पीड यहाँ से बढ़ जाएगी 5G टेक्निक के आने की वजह से। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से आपके परे है कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, परंतु इसका जो चार्जेस रहेगा वो भी बनी बात है कि ज्यादा ही होगा, पर ये 5G टेक्निक के आने से आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय कृषि और संचार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किए? ऑप्शन है आपके पास 15, 20, 9 या फिर 12। कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने? अब यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई? केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह जी तोमर जी हैं। चलिए ठीक है। और इन्होंने 22 बांस समूह की जो लॉन्च किया है वो कितने राज्यों में लॉन्च किया है आपको बताना है इसका आंसर। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 9 राज्य। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए की गई योजना पर जोर भी दिया जा रहा है। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस भी कर रही है। साथ ही साथ में इस कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। इसका मतलब ये भी चीज हो गई क्लियर कि भाई इन राज्यों में बांस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, तभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बांस की यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा रहे हैं ना भाई। तो बनी बात है, यहाँ पे हमको एक चीज भी मिल गई यहाँ पे कि इन राज्यों में कौन कौन से राज्य है हमारे? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और उत्तराखंड में
बांस की पैदावार भी ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए बांस को बढ़ावा देने के लिए, छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया। देश सरकार जो है इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर फोकस भी कर रही है। कौन से राज्य, कितने राज्य थे? 9 राज्य। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, आपको ये बताना है। आरबीआई ने एक दिशा निर्देश दिए कि भाई जो स्टार्टअप्स होंगे, जो नए हो रहे हैं, उनके लिए लोन देना है अगर, तो उसकी अधिकतम राशि कितनी होगी, यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए या फिर 200 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 50 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई, जहां किसान, उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे एवं नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। नए दिशा निर्देश जो थे, इसमें ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यह नवीनीकरण ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों के लिए ऋण को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कि जो स्टार्टअप्स, जो कंपनियां थी, उनको यहाँ पे कटौती कर दी, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए कर दिए यहाँ पे। कहीं हम आपको इतना ही दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम किसानों के लिए ज्यादा वर्क कर रहे हैं। किसानों की जो योजनाएं हैं, जो उनके जो उत्पादक की जो संगठन है और उनके जो ढांचे हैं, और इसी के साथ साथ में स्वास्थ्य की तरफ भी और ऊर्जा के नवीनीकरण के लिए हमने यहाँ पे सीमा बढ़ा दी, ऋण सीमा बढ़ा दी यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 करोड़ रुपए फिक्स कर दिया गया। किस चीज के लिए? प्राथमिक क्षेत्र में वित्त के लिए, वित्तीय सहायता के लिए स्टार्टअप की जो अधिकतम राशि थी कितनी कर दी? 50 करोड़ रुपए कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन है आपके पास नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर सियोल शांति पुरस्कार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए अब इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के लिए, मतलब 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रेक गजेट ट्रंप ने ट्रंप को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पर एक चीज हमको जानकारी मिल गई, यहाँ पे काम की चीज, कि इनको नॉमिनेट किसने किया है? क्रिश्चियन टाइब्रेक गजेट ने। और ये कौन है? ये नाटो के संसदीय सभा के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं। इन्होंने इनको नॉमिनेट किया नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया है। यहाँ पर इन्होंने इजराइल और संयुक्त जो अरब अमीरात है, इनके बीच में जो झगड़ा चल रहा था, उसमें शांति समझौते में ट्रंप की बहुत अहम भूमिका रही। तो इसको देखते हुए इन्होंने इसको नॉमिनेट किया है कि भाई अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। टाइब्रेक ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था, परंतु वह इस बार 2018 में चुने नहीं गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने फिर 2021 के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितनी प्रतिशत ब्याज को 2 किश्तों में देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास 5.5%, 8.5%, 9.5% या फिर 4.5%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। ईपीएफओ में पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितनी प्रतिशत ब्याज को
2 किस्तों में देने की घोषणा की। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 8.5%। ईपीएफओ ने वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज देना तय किया। यह ब्याज सब्सक्राइबर के खाते में 2 किस्तों में जमा होगा। इस फैसले से ईपीएफ के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर को लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएफ पर अभी 8.15% ब्याज देने का फैसला किया गया। यह राशि इस महीने के अकाउंट में जमा हो जाएगी। शेष 0.35% ब्याज इस साल दिसंबर में सब्सक्राइबर के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितनी फीसदी हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपए में खरीदी है। चलिए इसका आंसर है आपके पास, ऑप्शन है इसके पास इसका 2.75, 3.75, 1.75 या फिर 4.75। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 1.7%। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए निवेश करना करेगी। इसके बदले कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.7% हिस्सेदारी मिलेगी। सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक्निकल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस समझौते के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.21 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया था। रिलायंस ने पिछले सप्ताह फ्यूचर समूह के खुदरा एवं लॉजिस्टिक कारोबार का 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया था। फ्यूचर समूह एक कंपनी है जिसका काम क्या है, खुदरा एवं लॉजिस्टिक कारोबार। मतलब खुदरा मतलब ये जो हमारा जो अनाज वगैरह जो होता है, बाजार की जितनी चीजें होती हैं ये सब बेचा करती थी और इसका ऑनलाइन डिलीवरी का भी इसका काम था। तो इसी को इनने अधिग्रहण कर लिया था, कितने में, 24,713 करोड़ रुपए में इनने इसको अधिग्रहण कर लिया था। किसने, रिलायंस रिटेल ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया। ऑप्शन है आपका जो रूट, डेविड मलान, बेन स्टोक्स या फिर मोइल अली। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में प्रथम पर पहुंच गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपको ये आंसर्स आ रहे हैं और आप अवेयर हैं। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है डेविड मलान। आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान प्रथम पायदान पर पहुंच गए। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारत के केएल राहुल को हालांकि 2 पायदान का नुकसान हुआ, जिससे वे चौथे स्थान पर खिसक गए। लेकिन कप्तान विराट कोहली 1 पायदान के फायदे से 9वें स्थान पर पहुंच गए। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या क्या मिल गई भाई। आपको पहला नंबर का कौन था, यहाँ पे पहला नंबर का है हमारा डेविड मलान। दूसरे नंबर पे कौन है हमारा, पाकिस्तान के बाबर आजम जी हैं, बाबर आजम हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर पर केएल राहुल जी हैं। इनको 2 पायदान का नुकसान हुआ है, पहले दूसरे नंबर पे थे, अब ये चौथे नंबर पे आ गए हैं केएल राहुल जी। इसके साथ साथ विराट कोहली 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी। ऑप्शन है आपके पास सुरेश रैना, युवराज सिंह, इरफान पठान या फिर डी गौतम गंभीर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए।
कौन सा क्रिकेटर है जो अपना संन्यास को तोड़ना चाहता है और वापस क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई से चिट्ठी लिखकर बोल रहा है? चलिए, इसका आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अलविदा कह दिया था। वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। युवराज सिंह संन्यास लेने के बाद कनाडा T20 लीग और T10 लीग में भी हिस्सा ले चुके हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट मैच और 58 T20 मैच खेले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया था? चलिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में ये न्यूज़पेपर में भी बहुत छाया रहा। तो आपको इसका बताना है कि प्रधानमंत्री जी ने 9 सितंबर को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया था, बातचीत की थी। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1.4 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। पता नहीं ये राशि कहाँ चली गई है, परंतु ये बोल रहे हैं कि 140 करोड़ रुपए जो थे वो स्ट्रीट वेंडर्स को जो गरीब जो थे उनको मदद के लिए दिए गए हैं। चलिए, आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना एवं अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया? चलिए, आपके पास ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन या फिर रूस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना एवं अफवाह फैलाने के लिए असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम का एक अभियान शुरू किया? चलिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट में दीजिए मुझे। इसका आंसर रहने वाला है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना एवं अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी DSA और बांग्लादेशी कंप्यूटर काउंसिल BCC के LICT परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश के लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान चलाएगी। इसके उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डरबर 2.1.org बनाया गया है। एक वेबसाइट का बनाया गया, इसका नाम क्या था? दरबार 2.21 ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसके जो चाह रहे हैं, अभियान चलाना चाह रहे हैं, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। क्या रियल न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ है और कैसे इन पे कंप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें इस पे बताने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की? ऑप्शन है आपके पास 26%, 16%, 20% या फिर 10%। आपको बताना है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। इसका आंसर है 16%। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की। इससे राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से दी गई ₹2.50 प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। यह छूट पहले से ही घोषित ₹2 प्रति घन मानक घन मीटर की छूट से
के अलावा भी रहेगी। मतलब ये छूट जो दी जा रही है, ये ऑलरेडी जो पहले से छूट दी जा रही थी 2 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से, उसके एडिशनल में है, उसके ऊपर से दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई की अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य किया है? चलिए, ऑप्शन है आपके पास 20 लाख हेक्टेयर, 150 लाख हेक्टेयर, 100 लाख हेक्टेयर या फिर 120 लाख हेक्टेयर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र ने 5 वर्षों में सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 100 लाख हेक्टेयर। केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्मतर सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है। कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर आयोजित वेबिनार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2019-20 में डिप व स्प्रिंकलर सिस्टम, अब दोनों चीजें क्या होती हैं? एक होता है हमारा डिप इरिगेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि ये पौधे लगे हुए हैं, तो क्या होता है, एक पाइपलाइन होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। और कहाँ टपकता है? जहाँ पौधे लगे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पौधे लगे हुए हैं वहां पर बूंद बूंद करके पानी जाता रहता है। और तो जितना रिक्वायरमेंट होता है पानी की, जितना रिक्वायरमेंट है पानी सिंचाई के लिए पानी का, उतना ही वहां पर धीरे धीरे जाता रहता है। इसको हम बोलते हैं डिप इरिगेशन। साथ ही साथ में स्प्रिंकलर सिस्टम क्या कहलाता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक बहुत बड़े खेत में एक पाइप्स लगे होते हैं, पाइप्स में एक खड़े हुए पाइप लगे हुए रहते हैं और यहाँ पे नोजल्स होते हैं, पानी निकलता रहता है फवारे के रूप में और ये घूम घूम के चारों तरफ ही पानी फैलाता रहता है। तो इसमें करा क्या जाता है, अलग अलग डिस्टेंस पे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे कुछ ऐसे ही पाइप लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उस उतने एरिया को, जैसे कि मान लीजिए इसका पूरा इतना एरिया ये है तो ये इतने एरिया को कवर करेगा, और ये वाला जैसे पाइप लगा था तो ये इतने एरिया को कवर करेगा। इस तरीके से पानी यहाँ पे सिंचाई होती है। 2 तरीके हमने देख लिया यहाँ पे, डिप इरिगेशन होता है, मतलब डिप सिस्टम होता है, दूसरा होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, डिप इरिगेशन हो गया और ये चीजें हो गई। चलिए इसको देख लेते हैं। और चलिए, तो ये हो गया हमारा। आगे बात करते हैं, 11 लाख किसानों को लाभ मिलने वाला है। माइक्रो इरिगेशन फंड कॉपर्स की स्टीयरिंग कमेटी और नाबार्ड ने, नाबार्ड क्या होता है यहाँ पे, नाबार्ड क्या होता है हमारा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, एक बैंक है एक प्रकार का, जिसका काम क्या होता है कि जो खेती से संबंधित जितने भी फाइनेंस होने वाले हैं और जितने भी बैंक हैं, रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उन सबको रेगुलेट करता है, उनके सबको रेगुलेटरी का काम होता है किसका, नाबार्ड का। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे और किसानों को जितना फंड देना है, ये सारी चीजें नाबार्ड से ही रहती हैं। नाबार्ड ने राज्यों में 3,805.67 करोड़ रुपए ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनका क्षेत्र कवरेज 12.53 लाख हेक्टेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा ने सिपाही जिले कि सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। नेपाल के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर रूस के साथ? क्या बोल रहा है, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश का अपना अंतर्देशीय जलमार्ग खोल दिया है? अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब देश के अंदर, जितने जो देश के अंदर की बात हो रही है, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय में फर्क आपको बता रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये होता है 2 देशों के बीच का, और अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ही सारे जो कम्युनिकेशंस बने थे उनकी बात हो रही है। तो ये अंतर्देशीय जलमार्ग की बात कर रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा खोल दिया गया, किस देश के साथ खोल दिया गया? तो इसका आंसर रहने वाला है बांग्लादेश। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। यह जलमार्ग भारत में अगरतला से लगभग 30 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगांव के डोकंडी से जोड़ता है। यह पहला अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज क्या मिल गई भाई, कि गुमटी नदी भी हो गई यहाँ पे। चलिए गुमटी नदी हमको यहाँ मिल गई, यहाँ पे कहाँ पे है गुमटी नदी हमारी,
ये गुमटी नदी हमारी कहाँ पर है? अगरतला में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रोटोकॉल पर पहली बार 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। क्या प्रोटोकॉल था? ये प्रोटोकॉल ये था कि भाई सोनमुरा को बंगाल में चटगांव के साथ जोड़ना था, तो ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। इसमें 1972 में पहली बार हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम बार 2005 में 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था इसमें। चलिए ठीक है। समझौते का प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही है? ये इन्होंने प्रेडिक्शन दिया था, आपको इसका आंसर बताना है। 9%, 5%, 7% या फिर 6%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल 2020-21 में भारतीय जीडीपी कितनी गिरावट होने वाली है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, और पसंद आता है आपको अगर वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपको इसके आंसर्स आते हो तो प्लीज कमेंट करते जाइए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 9%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और भारत सरकार पर्याप्त रकम भी खर्च नहीं कर रही है, बचा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जीडीपी 23.9% की जबरदस्त गिरावट पर आई थी। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने के बाद इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी 12% की गिरावट आने वाली है। वाकई बहुत ज्यादा परेशानियां जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जीडीपी तो गिरनी ही गिरनी है। यहाँ पर 12% गिरने की संभावना बताई गई थी। किसने बताई थी? यहाँ पे क्रिसिल ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास सलमान खान, अजय देवगन, परेश रावल या फिर अनुपम खेर। किस एक्टर को स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है परेश रावल। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको एनएसडी भी बोला जाता है, का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद 2017 से खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है आपके पास 105वां स्थान, 125वां स्थान, 115वां स्थान या फिर 191वां स्थान। 26 अंक के नुकसान के बाद कौन से अंक पे हम खिसक गए हैं नीचे तरफ, ही बताना है आपको। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है, और भाई कमेंट करते चलिए आंसर। चलिए इसका आंसर है 105वें स्थान पर। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर हैं, और साथ ही साथ चीन जो है वो 125वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। चलिए ठीक है। जापान की सूची में 20वां स्थान है, जर्मनी को 21वां स्थान मिल रहा है और इटली को 51वां स्थान मिल रहा है। फ्रांस को 58वां स्थान, रूस की जो स्थान है वो 89वां स्थान है, मतलब 89th रैंक है। ब्राजील को 105वां स्थान मिल रहा है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उसमें अफ्रीकी देश कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। तो हमारा यहाँ पे 105वां स्थान मिल रहा है हमको, यहाँ पे नीचे खिसक के हम 26 अंक खिसक के 105वें स्थान पे आ गए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। चलिए बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम ईपीएफओ बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमा से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की है। अगर किसी कारणवश से दुखद घटना हो जाती है जो खाता धारक होगा, तो उसके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है ईपीएफओ ने। ऑप्शन है आपके पास 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख या फिर 4 लाख। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए कितना रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 7 लाख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम एश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होगी। ईपीएफओ के कर्मचारी जमा लिंक बीमा, जिसको ईएलडीआई भी बोला जाता है, योजना के तहत सभी ईपीएफ खाता धारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्तियों की इस राशि का एकमुश्त भुगतान भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है आपके पास 571 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए, 671 करोड़ रुपए या फिर 891 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए कितने करोड़ रुपए की राशि जो है वो देने की बात करी है यहाँ पर मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 971 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपिट कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने कहा कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी। उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने के भी आदेश दिए।